मंडी, एमएसपी, छोटे किसान, कर्जा, बीमा, नो डिमांड, बुरा मौसम, गरीबी, और अब ये काले कानून, लॉस पे ही चल रही है किसान की जिंदगी जब से धरती बनी है। तो पहली बात करेंगे हम काले कानूनों के बारे में, किसने बनाए, क्यों बनाए और इनकी डिटेल्स। दूसरी बात हम करेंगे कोर प्रॉब्लम्स की, मतलब बुनियादी जड़ प्रॉब्लम क्या है। मैं सच बताऊं तो ये बिल्स, एमएसपी जरूरी है, एमएसपी और ये अन्य चीजें, ये उपली बातें हैं, ऊपर की बातें हैं। ये जड़ मूल समस्या, हम बात करेंगे जड़ मूल समस्याओं की, जिससे किसान को बाहर कैसे निकालें, ठीक है। और तीसरी बात हम करेंगे, एक बार हमने समझ ली समस्या क्या है तो हम उसका समाधान तब निकाल सकते हैं। तो पहले हम समझेंगे जड़ मूल समस्याएं क्या है, फिर हम उनका समाधान निकालेंगे। एक बार समाधान निकल गया, फिर चौथी बात आगे का रास्ता क्या है। तो हम 4 बार के बाद बात करेंगे। शुरू करें। पहली बात, ये काले कानून किसने बनाए। तो ये समझ लीजिए कि ये इंटरनेशनल बिल्स होते हैं, ये इंटरनेशनल बिल है। अमेरिका में है, यूरोप में है, ऑस्ट्रेलिया में है, पूरे अफ्रीका में है, कुछ ही देश रह गए और उनमें से इंडिया एक है। ओपन मार्केट पॉलिसी, एग्रीकल्चर ओपन मार्केट पॉलिसी। देखिए सारे दुनिया के देश, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस के पास उधार लेने जाते हैं। तो जब आप किसी के पास भी उधार लेने जाते हैं तो वो देखता है कि आपके पास क्षमता है कि नहीं वापस देने की, या कुछ चीजें गिरवी रखता है, या अपनी कुछ शर्तें मनवाता है। तो ऐसी ही कुछ शर्तों में से ये एक शर्त है कि आप अपनी मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट ओपन करिए। ऐसा नहीं कि सब बुरा ही चाहते हैं। ये तो कुछ सुधार भी लाते हैं और कुछ उनका होता है, जैसे पहले अंग्रेजों ने करा, थोड़े बहुत सुधार लाए, बाकी आपका सब कुछ खींच लिया। तो ऐसी होती है पॉलिसीज, थोड़ा बहुत सुधार लाए, जैसे अंग्रेज कहते हैं कि हमने ये बनाया, वो बनाया, हिंदुस्तान की ऐसे तरक्की करी। तो ये पॉलिसीज भी ऐसी होती हैं, ऊपरी तौर से थोड़ी सी भलाई करती हैं मगर फिर सब कुछ खींच लेते हैं, समझे। तो ये इंटरनेशनल बिल्स है और ये वापस होने मुश्किल होते हैं क्योंकि इंटरनेशनल है। दूसरी बात, कि क्यों बनाए गए। तो सबसे पहली बात कि फार्म की पॉपुलेशन, इतने किसान जो खेती कर रहे हैं उनकी जनसंख्या खेतों से उनको निकालने के लिए। दूसरा, टैक्स के अंदर सारे लोगों को लाने के लिए, चीप रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को मिले और इंडस्ट्री को बूस्ट मिले, पूरी के पूरी फूड चेन और लोगों के ऊपर कंट्रोल आए। तो ये 4-5 चीजें मुख्य होती हैं। और मार्केट खुले, ये तो आप मार्केट खुले। तो ये 4-5 कारण से मुख्य तो इस पे ये बनाया जाता है। ये अडानी और अंबानी और ऐसे लोगों के तो झोली में आके गिर गए, ये इन्होंने नहीं बनाए, मेरे हिसाब से इन्होंने नहीं बनाए, ये तो इनकी झोली में आके गिर गए। हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट या जनरल इंडस्ट्रियलिस्ट इतनी बड़ी पॉलिसीज नहीं बनाते। वो पॉलिसीज बनाते हैं, बीएसएनएल फेल कर दो ताकि हमारा चल जाए, एयर इंडिया फेल कर दो ताकि किंगफिशर चल जाए, ऐसी पॉलिसीज लाते हैं वो। ये इंटरनेशनल बिल्स है, इनका ये मकसद है। अब थोड़ी इनकी डिटेल्स के बारे में बात करते हैं। आप डिटेल्स तो अच्छे से जानते हैं, एक एक व्यक्ति आप में से अच्छे से जानते हैं, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पहला बिल है मंडी बिल।
प्राइवेट मंडियां करने का। एपीएमसी में टैक्स है, प्राइवेट मंडी में कोई टैक्स नहीं है, जिससे अपने आप एपीएमसी थोड़े दिन बाद बंद हो जाएंगी। बिहार में, यूपी में, एमपी में अभी लगा है, अभी बंद हो गई है सारी। तो पहला, एपीएमसी में टैक्स है, यहां कोई टैक्स नहीं है। दूसरा, ये चाहते हैं कि किसान ऑनलाइन जाके ट्रेडिंग करे, जो छोटे किसान के लिए पॉसिबल नहीं है। चौथा, ये चाहते हैं कि बिचौलिए हट जाएं, वो कभी हो नहीं सकता। बिचौलिए का मतलब ही ट्रेड होता है, ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है बिचौलिए के मतलब। तो दूसरा बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जिसमें डिस्प्यूट सिर्फ एसडीएम और डीएम के पास ले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कह सकते हैं, पहले में कोई टैक्स नहीं है, दूसरे में कोई कानून नहीं है, प्राइस फिक्स्ड है और फ्लेक्सिबल है, मगर कोई एमएसपी नहीं है। तो कोई टैक्स नहीं, कोई कानून नहीं, कोई एमएसपी नहीं, और छोटे किसान को कोई फायदा नहीं। वो और कह रहे हैं फ्री टेक्नोलॉजी है, फ्री ट्रांसपोर्ट और फ्री मार्केटिंग है। फ्री तो कुछ दुनिया में होता ही नहीं है। तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, जिसके अंदर कोई लिमिट नहीं, पहले में टैक्स नहीं, दूसरे में कानून नहीं, एमएसपी नहीं और कोई लिमिट नहीं। इससे क्या हो रहा, आप जानते हैं क्या होगा, इससे मेगा मोनोपोलीज बनेंगी। मेगा मोनोपोलीज मतलब एक दो व्यक्तियों के हाथ में पूरे देश का ताकत। ये इस टाइम दुनिया में अमेरिका जैसा देश, चाइना जैसा देश गूगल और फेसबुक पे केस कर रहा है अमेरिका, ताकि उनकी मेगा मोनोपोली टूटे। वो मेगा मोनोपोली जो आता है, यूट्यूब आता है, व्हाट्सएप आता है, जो आता है वो खरीदते जाते हैं। मेगा मोनोपोली होगी तो अमेरिका को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। चाइना अपने सबसे अमीर आदमी अलीबाबा के मालिक जैक मा को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। 2 महीने से जैक मा का पता नहीं, वो गायब है। उन्होंने शायद कुछ बोल दिया जिनपिंग के बारे में और 2 महीने से गायब है। उसका स्टॉक तोड़ दिया, आधे पे आगे अलीबाबा का स्टॉक, जबकि उसी टाइम सबसे बड़ी उसने दुनिया की सेल करी उसी दिन, और अगले दिन उसका स्टॉक तोड़ दिया गया। तो मेगा मोनोपोलीज तोड़ना जरूरी है एक इकोनॉमी के लिए, क्यों, ताकि सबको चांस मिले। चांस होता है तो सब कहते हैं शायद हम भी कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, मगर जहां मेगा मोनोपोली होती है वहां सबकी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है कि भैया ये एक आदमी 2 आदमी सब कुछ कर रहे हैं, हम इनसे कैसे लड़ सकते हैं। सरकार इनके पास, सब पैसा इनके पास, जो कोई मुंह खोले उस पे केस कर दे, कोई कुछ बनाने लगे उसका वो बंद करवा दे, इतनी ताकत है। तो अफ्रीका जैसे देशों में होती है मेगा मोनोपोलीज, और अब इंडिया में होने लग गई। ये इकोनॉमी के लिए बहुत बहुत बुरी चीज होती है। और इस टाइम तो रिसेशन का टाइम है, कोविड का टाइम है, देश बर्बाद हो जाएगा। अगर देश बर्बाद हो ही गया है एक्चुअली में ऑलमोस्ट, अगर ये मेगा मोनोपोलीज और आ गई। बाकी लोग क्या करेंगे, नौकर बनेंगे, नौकरियां तक नहीं है आपके पास। चलिए छोड़िए उस बारे में। कंट्रोल, सरकार तभी प्राइस और लिमिट कंट्रोल करेगी जब स्पेशल सिचुएशंस में। लिमिट है कि आप 100 गुना ज्यादा से ऊपर रेट नहीं ले सकते, मगर इसका कोई आधार नहीं है, क्योंकि क्वालिटी के बेस में कहेंगे ये कि वो क्वालिटी नहीं है, ये कोई और क्वालिटी है, और कितनी चीजों के ऊपर आप रेट के ऊपर करेंगे। तो रेट तो भागने वाला बुरी तरीके से, ये सब जानते हैं। हम दिल्ली में हम रहते थे, जब सरकारी बिजली थी तो 800,000 रुपए बिल आता था। आज 2400 रुपए बिल आता, 2800 रुपए बिल आता, कोई पूछने वाला नहीं। ठीक है, तो किसान की अब क्या हालत है। पीछे एपीएमसी मंडी, जहां 30 से 40 लोग हर रोज आत्महत्या कर रहे हैं, और आगे ये काले कानून की खाई, और बीच में खड़ा है किसान। सोच में कहां जाए, आगे कुआं, पीछे कुआं, आगे खाई। आप बताइए कहां जाएंगे। अभी तो आप कह रहे हैं कि हमें पीछे ही दे, ऑब्वियसली खाई से तो अच्छा कुआं ही है, यही आप कह रहे हैं, यही आपकी मांग है कि भैया हमें कुएं में रहने दो, तुम हमें खाई में ढकेल रहे हो। सही है, बिल्कुल। तो देखते हैं इसका समाधान क्या है। ये दोनों रास्तों के अलावा कोई तीसरा रास्ता है भी कि नहीं किसान के निकलने के लिए। जब से धरती बनी है बेचारा किसान की हालत ही सबसे खराब है। मां है, मां का दर्जा देते हैं, धरती मां, हमारी मां, और ये किसान, ये सब माएं हैं। भारत मां, तो किसान भी मां की श्रेणी में ही आता है, सारी दुनिया को खिलाता है। प्रणाम है मेरा किसान को।
भोला भाला किसान। तब चलते हैं मूल समस्याओं की तरफ। हमने समझ लिए पहली बात, किसने बनाए, क्यों बनाए और इनकी डिटेल। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फंसा क्यों। सब अमीर होते जा रहे हैं, किसान गरीब होता जा रहा है, क्यों? ये समझना बहुत जरूरी है। तो पहली समस्या, मूल समस्या, आप में से कई लोग शायद कहें ऐसा नहीं हो सकता, मगर ऐसा है और मैं आपको बताऊंगा क्यों और कैसे। तो सबसे पहली समस्या है कि हम जितनी जरूरत नहीं उससे ज्यादा उगा रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं और अनप्लान्ड फार्मिंग के कारण ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। हर बारी मंत्री इलेक्शन से पहले कहते हैं आप उगाइए और हम सब कुछ एमएसपी पे खरीदेंगे, और आप लोग और उगाते जाते हैं इस उम्मीद में कि सब खरीद लिया जाएगा, मगर ऐसा होता नहीं। ये प्रोसेस करते करते हम दुनिया के नंबर 1 हो गए एग्रीकल्चर में, और कई चीजों में नंबर 2, दूध में, गेहूं में, चावल में नंबर 1, पल्सेस में नंबर 1, सब्जी फलों में नंबर 2, दूध में नंबर 1। तो हम करते करते ये आप चार्ट देखिएगा, ये समझेंगे कि हम कैसे नीचे से ऊपर आए। मुख्य 4 ऊपर के देखिएगा, अमेरिका, चाइना, रशिया और इंडिया। इनको देखिएगा कि टाइम के साथ 1960 से 2016 तक देखेंगे कि हम कैसे धीरे 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 ऊपर आ गए। बहुत अच्छी बात है, मगर ये दुख की बात ये देखिए कि हम नंबर 1 होते हुए भी इतने गरीब है, किसान इतना गरीब है। नंबर 1 है, दुनिया का सबसे ज्यादा उगा रहा है, फिर भी गरीब है, क्यों? यही समझेंगे। अनप्लैन्ड फार्मिंग, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं और अनप्लैन्ड। छोटी सी देख लीजिए, गोभी की डिमांड आती है, हम पूरा देश गोभी उगाता, आलू उगाता, पूरे सब उगाने लग जाते हैं, और फिर वो क्या होता है, खेतों में नष्ट होता, नहीं तो उसको कोई खरीदता नहीं तो सड़कों में फेंकना पड़ता, क्योंकि फार्मिंग अनप्लैन्ड है और ओवर है। अगर कम होती मार्केट के हिसाब से, अभी आप जाते हैं मंडी पे, लोग वो कहता है आलू बेकार है, दागी है, ये आपकी चीज अभी नमी है, इसका रेट इतना नहीं मिलेगा। इसी से आपको समझ जाना चाहिए कि भैया ज्यादा है तभी ये इतने नखरे मार रहे हैं। अगर कम होता तो पहले ही कहता अरे कहाँ रह गया भाई, जल्दी आ। आलू, अरे आप खुद ही कहते भैया थोड़ा दागी, अरे छोड़ तू दागी, ला जल्दी से, आगे पहुंचाना माल। डिमांड नहीं है, क्योंकि ओवर प्रोडक्शन है, इसलिए अब डिमांड नहीं है। आप ले लेके घूम रहे हैं अपनी चीज। यही कम होते तो ट्रेडर आपके पीछे अरे माल दे, माल दो, माल दो कर रहे होते। यही है सत्य मार्केट का, सब चीजों के साथ डिमांड और सप्लाई। तो सीधा प्लीज समझिए कि सप्लाई ज्यादा, डिमांड कम है। अभी आप थोड़ी सी डिमांड कम, सप्लाई कम करके देखिए, सब आपके पीछे भागेंगे। ठीक है, तो ये आप समझिए कि ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं हम, अनप्लैन्ड फार्मिंग कर रहे हैं, प्लानिंग नहीं है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं है, छोटे छोटे किसान हैं जो चाहे उगा रहे हैं, जो चाहे कर रहे हैं, और हम सब टूटे टूटे अलग अलग हैं। बहुत अच्छी बात है हम इतना उगा रहे हैं, मगर हमारे लिए अच्छा नहीं हो रहा है। तो जितना हम उगा रहे हैं उतनी डिमांड कम होती जा रही है, और डिमांड कम हो रही है। हम और उगा रहे हैं और डिमांड कम हो रही है ही पहले तो नहीं देगा, वो देगा, वो नहीं देगा, वो देगा, पूछ नहीं है किसी की भी। तो जब डिमांड कम होती है तो क्या होता, रेट कम होता। देख रहे हैं आप, रेट नहीं मिलता, कोई एमएसपी नहीं होती, और हर बारी लॉस होता। मानी 1 लाख रुपए आपने अगर लगाए खेती पे, तो ज्यादातर 80,000 70,000 में बेच जाते हैं, नहीं तो 50,000 तक में भी बेच देते हैं कई लोग। तो मजबूरी में क्या करें, हमने घर रखे, सड़कों पे बहाए, फिर गोदाम लें क्या उसके लिए, तो 50% लॉस पे भी बेच देते हैं, और सोचते हैं कि अगले साल चलो यार पूरा कर लेंगे, मगर अगले साल फिर वही, अगले साल फिर वही, और कमी होता जा रहा है। आप पंजाब हरियाणा की बात छोड़ दीजिए, पंजाब हरियाणा की बात अलग है, बाकी पूरा देश देखिए। पंजाब हरियाणा में थोड़ी एमएसपी मिल जाती है अभी,
वो लकी हैं, इसलिए तो वो लड़ रहे हैं कि भैया वो जो थोड़ा बहुत हमारे पास था तुम वो भी छीन रहे हो। और बाकी सारे देश का किसान इसलिए लड़ रहा है, भाई हमारी हालत खराब है, हमें बचाओ, हमें कुछ ठीक चीज दो जिससे हम जी सके, अपने बच्चे पाल सके। महंगाई बढ़ती जा रही है, स्कूल की फीस देख लो, प्राइवेट होके कहां से कहां पहुंच गई, सब कुछ महंगा हो गया, किसान वहीं का वहीं। तो रेट नहीं मिलता, जब ज्यादा उगाते हैं तो डिमांड नहीं होती, डिमांड नहीं होती तो रेट नहीं मिलता, एमएसपी नहीं मिलता, और हर बार हम लॉस पे बेचते हैं, फिर हम उधार ले रहे हैं। ठीक है, जब लॉस होता है, जब रेट नहीं मिल रहा तो क्वालिटी क्या बनाएंगे। इसलिए किसान आज अपनी उगाई हुई सब्जी फल खुद नहीं खा रहा, फर्टिलाइजर डालने पड़ रहे हैं उसको, जल्दी से उगे, पेस्टिसाइड्स डालने पड़ रहे हैं। भैया कीड़ा तो एक दाग भी नहीं चाहिए कस्टमरों को, उनको तो शक्ल चाहिए बस, टेस्ट हो ना हो, जहर भरी हो उसमें। तो क्वालिटी इतनी लो हो जाती है, जब क्वालिटी लो हो जाती है तो एक्सपोर्ट लो हो रहा। हम नंबर 1 हो के भी इतना कम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बाकी छोटे छोटे देश हमसे 10 गुना ज्यादा, वियतनाम जैसे कर रहे हैं एक्सपोर्ट। यूरोप के छोटे छोटे देश इतना एक्सपोर्ट करते हैं, हम इतना बड़ा देश होके नहीं एक्सपोर्ट कर पाते ढंग से। तो जब क्वालिटी लो होती है तो एक्सपोर्ट भी लो होता है। अब ये सब चक्रव्यूह कहां से पैदा हो रहा है? ये चक्रव्यूह है छोटे किसान का चक्रव्यूह। छोटे छोटे किसानों के कारण ये चक्रव्यूह होता है। और अब ये चार्ट के थ्रू देखते हैं, रुकिए मैं आपको एक चार्ट दिखाता हूं। ये देखिए, इसके अंदर ये दिखाया मैंने कि 50, आप कहते हैं 65% हिंदुस्तान में किसान है, ठीक, 65% थे 2014 से पहले। मेरी जानकारी के हिसाब से अब 50% ही बचे हैं, बाकी 3-4 करोड़ लोगों ने आत्महत्या कर ली और कई करोड़ खेत अपनी जमीनें बेच दी और कई करोड़ खेती से निकल गए। ठीक है, तो आज की डेट में 50% किसान है और 50% और लोग। अब ये देखिए कि 50% किसान, इतने करोड़ों करोड़ों इंसान, जीडीपी में सिर्फ 15% योगदान कर पा रहे हैं, और बाकी 50% लोग 85%, 85% योगदान करते हैं। तो यही आप देख रहे हैं कि आपकी लेबर वेस्ट हो रही है, आपका योगदान ही नहीं है जीडीपी में। आप उगा रहे हैं, सब कर रहे हैं, मगर जीडीपी में मतलब पूरे देश की कमाई में आपका सिर्फ 15% हिस्सा है, बाकी लोगों का 85%। तो हम इतने लोग लगे क्यों हैं इसके अंदर? अमेरिका में इस टाइम सिर्फ 1.5% लोग खेती करते हैं, तब भी वो नंबर 3 नंबर 4 पे है वर्ल्ड में। चाइना के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर 2.2% खेती करते थे, और अब वहां के किसान और नए नौजवान खेती करने लग गए। तो वहां पर इस टाइम 3-4% के करीब लोग खेती करते हैं, और हिंदुस्तान में 65%। समझिए फर्क, कहाँ 1.5%, तब भी वो नंबर 4 पे प्रोडक्शन में। और चाइना के अंदर तो सिर्फ 10% लोग खेती करते हैं, और 10% ही उनके पास जमीन है खेती करने के लिए। हमारे पास मेरे ख्याल है 50% के करीब खेती लायक जमीन है, उनके पास सिर्फ 10% जमीन है, और 10% लोग ही खेती करते हैं, फिर भी वो हिंदुस्तान से डबल आगे। और उनकी पर हेक्टेयर यील्ड, मतलब अगर आप कुछ उगाएंगे 1 एकड़ में और वो उगाएंगे तो वो आपसे 2-2.5 गुना ज्यादा उगा देंगे, और अच्छी क्वालिटी भी और अच्छे दाम पर भी। तो हमारे में कुछ कमी है, यही हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं आज, और यही समझने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज समझिए मेरे साथ, तभी हम आगे का रास्ता निकाल पाएंगे, याद रखिए। अभी अगला चार्ट देखिए, ये चार्ट दिखा रहा है दुनिया में किसान की लेबर कहां ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा हम देख रहे हैं कि अफ्रीका भरा पड़ा लेबर किसान की, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बाकी आप देखिए ऑस्ट्रेलिया खाली है, रशिया खाली है, पूरा अमेरिका खाली है। ठीक, अब अगला चार्ट देखते हैं। अब ये दिखा रहा है कि एक
जो किसान है उस वो वैल्यू कितनी ऐड कर रहा है। एग्रीकल्चर वैल्यू एडेड पर वर्कर, हर वर्कर खेती का कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है अपने देश में। तो वो देखिए पिछले चार्ट में अमेरिका खाली था कि वहां वर्कर नहीं है, मगर हर वर्कर सबसे ज्यादा उसको वो दे रहा, ऐड कर रहा है देश की उसके अंदर। ऑस्ट्रेलिया देखो वहां खाली था, यहां भरा हुआ है जो, और हिंदुस्तान यहां खाली है, मतलब हिंदुस्तान का किसान कुछ खास जोड़ नहीं पा रहा है देश में और दुनिया में। अफ्रीका के किसान कुछ खास जोड़ नहीं पा रहा है। तो अब फर्क महसूस कर पा रहे हैं। 1.5% 65%, 1.5% किसान दुनिया का नंबर 3 प्रोडक्शन हाउस, 10% किसान चाइना दुनिया का नंबर 1 और हिंदुस्तान से डबल आ, समझ रहे हैं। तो कुछ खराबी है ना हमारे में। आगे देख, अब आगे देखते हैं। एक छोटा किसान जिसके पास 1 एकड़ जमीन है मानिए, वो और उसका परिवार उस पे खेती करता है। तो मानिए 1 एकड़ जमीन पे 4 लोग खेती कर रहे हैं, और यही अगर 10 खेत हो तो 40 लोग कर रहे हैं, और यही 100 एकड़ जमीन हो तो 400 लोग खेती कर रहे हैं, 200 एकड़ हो तो 800 लोग खेती कर रहे हैं। अब 800 लोग यहां खेती कर रहे हैं, और वहीं अमेरिका में 200 बीघा 150 बीघा में 3 या 4 लोग खेती कर लेते हैं। समझ रहे हैं। मशीन, पहले तो आधुनिक मशीनों द्वारा, फिर अच्छे पढ़ाई लिखाई करके, एक बिजनेस, प्रॉपर बिजनेस की तरह करके वो उस चीज को आगे ले जाते हैं, तभी उसमें से वो प्रॉफिट कमा पाते हैं। और बड़े लेवल की फार्मिंग ही रिजल्ट देती है और प्रॉफिट देती है, छोटे लेवल की फार्मिंग नहीं, छोटे बिजनेस नहीं देते, छोटे छोटे चीजें देती ही नहीं प्रॉफिट। तो ऐसे ही किसानी है, बड़े खेत होंगे, कम लेबर होगी तो प्रॉफिट होगा, सीधी सी बात। तो थोड़ी मशीनों का देखते हैं, थोड़ा अमेरिका और इनका देखते हैं कि ये कैसे खेती इनकी चल रही है। The European manufacturers alone are responsible for 1/4 of production. The day has come. After all these tractor videos, the ground preparation, after the long days and hard work on the rice farm, finally, in this episode of Rice Farming TV, we'll be planting rice by airplanes. Ready? Drain our fields of winter water. Shovel work. Fields dry under the spring sun. Plow chisel, help dry out the soil. Tillage disc, help break down the dirt clods. Land plane, help level out the soil. Shovel work. Aquabar injects nitrogen 3 inches deep into the dry worked soil. Roller applies a nitrogen, phosphorus, potassium blend to the surface of the soil. Flood our fields with irrigation water, and a whole lot more. Yes, after all the tractor work, here we are now. The fields are flooded with irrigation water, about 2 inches deep and ready to be seeded. That's right, only 2 inches deep. We don't want the fields too deep. High water could present potential issues for baby rice, but I'll explain all that later. Let's get right into planting rice by airplane. Hopper holds about 1,650 pounds of rice seed. So seeding a 150-acre field like ours at a rate of 165 pounds per acre, it would take about
15 trips back to the airstrip to reload with rice in order to complete the job. Depending on the distance from the airstrip to the target field, that 150 acres could be seeded in less than an hour. And there's my boy Sean. Sean takes flight, locked and loaded, ready to rain rice from above. Hoztam neked 2 szenyót. Hát én túl. तो देखा आपने, एक हवाई जहाज 150 एकड़ बीजने के लिए एक आदमी 150 एकड़ बीज रहा है जमीन 1 घंटे में। और यहां 150 एकड़ जमीन बीजनी हो तो कितने लोग चाहिए और कितना टाइम चाहिए? तो वही जो हमने पिछला चार्ट देखा, प्रोडक्टिविटी वैल्यू ऐड कम हो जाती है अपने आप ही। जहां इतने लोग लग गए इतना सा काम करने को, और वहीं एक आदमी 1 घंटे में कर रहा, फर्क दिख गया यहीं पर। तो ये हमारी मूल समस्या है। तो क्या क्या है 6 मूल समस्या, आप बताइए। पहली, ओवर प्रोडक्शन एंड अनप्लान्ड फार्मिंग। दूसरी, लो डिमांड, ओवर प्रोडक्शन के कारण लो डिमांड। तीसरी, लो प्राइस, जब लो डिमांड है तो लो प्राइस, नो एमएसपी, लॉस। जब लो प्राइस है तो लो क्वालिटी, लो क्वालिटी है तो लो एक्सपोर्ट। और इन सब चक्रव्यूह का कारण हिंदुस्तान में है छोटा किसान। फंसा हुआ है, क्या करे? पहले बड़ा होता होगा, धीरे 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 करके इस आलम पे पहुंच रहा है, और छोटे होते जा रहे, जमीन बेचनी पड़ रही है, हर साल लॉस में है, क्या करा जाए? तो अब पहुंचते हैं हम अपने तीसरे पायदान पे, जहां हम इन सब चीजों का सलूशन निकालने की कोशिश करेंगे। प्रॉब्लम हमने समझ ली ध्यान से, अब देखते हैं सलूशन। तो पहला रास्ता है एपीएमसी मंडी का, जहां 30 से 40 लोग हर रोज आत्महत्या करते हैं। दूसरा रास्ता है काले कानूनों का रास्ता, अगर आ गए तो 100 के करीब हर रोज आत्महत्या करेंगे। ये हम लोग सब महसूस करते हैं और देख भी रहे हैं एक्चुअली में, तो बिहार और सब जगह। तो तीसरा रास्ता क्या है? तो तीसरा रास्ता के बारे में हम बात करेंगे। तो तीसरा रास्ता ही सॉल्यूशन है इस प्रॉब्लम का।
जिसका नाम है फार्म कार्ट, एक कोऑपरेटिव फार्मिंग सिस्टम। कोऑपरेटिव तो आप सब लोग अच्छे से समझते भी हैं और सुनते भी आए होंगे। कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी चाहिए, कोऑपरेटिव फार्मिंग करनी ही चाहिए, इसके अलावा कोई सल्यूशन नहीं है किसान का। अकेले तो सब मर ही जाएंगे, मर ही रहे हैं। जब तक हम एक साथ नहीं होंगे तब तक हम जीत नहीं सकते कोई भी जंग। ये जंग भी जीत जाएं फिर भी घर जाके हार जाएंगे। तो हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा। कॉर्पोरेटिव फार्मिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे किसानों, समझिए। तो हमें तीसरा रास्ता अपनाना है। पिछला एपीएमसी मंडी का रास्ता था, अगला काले कानूनों का रास्ता है, और हमें तीसरा रास्ता निकालना ही है, और वो है कॉर्पोरेट फार्मिंग का रास्ता। तो सबसे पहले हमें कॉर्पोरेटिव सप्लाई चेन बनानी होगी। क्या बनानी होगी? हमें बनानी होगी कॉर्पोरेटिव सप्लाई चेन। एक बारी हमने कॉर्पोरेटिव सप्लाई चेन बना ली, तभी हम कॉर्पोरेटिव फार्मिंग कर पाएंगे। जब आगे हमारे पास रास्ता होगा पहुंचाने का, तभी तो हम सारे किसानों को इकट्ठा करके, उनकी जमीनें इकट्ठी करके एक साथ मिलके काम कर सकते हैं उस पर। देखते हैं आगे कैसे। इंटरेस्टिंग है, आपको उम्मीद दिखेगी उसमें जरूर। सूर्य की किरणें जरूर आपको दिखेंगी उसमें। चलिए, राम 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 राम। कैसे हैं आप? बस ठीक सर। ये आपकी गाय है? हमारी गाय है। अच्छा, कितना दूध देती है? 4 लीटर। 4 लीटर। फिर दूध का क्या करते हो? खाते हो या बेच डालते हो? बेचना आते हैं। किसके हाथ बेचते हैं? मिश्रा डेयरी में। मिश्रा डेयरी में। अच्छा, कितना भाव देता है? ₹1 भाव। बस उतना ही? कॉन्ट्रैक्ट है? कॉन्ट्रैक्ट है। उसने ये भाव कैसे तय किया? भगवान जाने। क्या ये जरूरी है कि जो आप तक करते आए हैं वही ठीक है? कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सबकी संपत्ति होगी। गंगानाथ डेयरी तो एक ही आदमी की निजी संपत्ति है, आपकी नहीं, मिश्रा की। उससे फायदा कौन उठाता है? मिश्रा। मगर सोसाइटी से सब मेंबर लोग फायदा उठा सकेंगे। सोसाइटी हो तो सुबह के दूध के पैसे शाम को और शाम के दूध के पैसे सुबह मिल जाएंगे। दूध सीधे सरकारी डेयरी पहुंचाया जाएगा। सरकारी डेयरी यहाँ से 40 मील दूर से। हाँ, लेकिन जब कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी, ट्रकों का प्रबंध भी हो जाएगा। 7-8 गांव का दूध मिला के एक ही ट्रक में भेजा जाएगा। ये हमारा मिश्रा जी को पसंद नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इससे उसका फायदा कम होगा और आप सब लोगों का फायदा बढ़ जाएगा। साहब, अपने सोसाइटी में कौन भर्ती हो सकता है? कोई भी जिसके पास कम से कम एक गाय या भैंस हो। ज्यादा जानवर वालों का हक भी ज्यादा होएगा? नहीं, सबके हक बराबर होंगे। सारे मेंबर मिलकर एक कमेटी का चुनाव करेंगे, जिसका काम होगा दूध जमा करना, टेस्ट करना, हिसाब किताब रखना। इस कमेटी का एक प्रमुख होगा, जिसका चुनाव भी आप लोग ही करेंगे। हमारे सरपंच के पास पूरी 25 भैंसू है। 25 तो प्रमुख एमनेट बनाना चाहिए। यह फैसला तो चुनाव से ही होगा। डॉक्टर साहब, मैं 15 वर्षों से ही गांव में सरपंच हूं। मेरे कहने पर ही यहां सोसाइटी बन रही है। मारा मां और इन मां कोई फर्क नहीं। सरपंच जी, कोऑपरेटिव में अमीर गरीब ऊंच नीच का फर्क नहीं होता। ये सब कहने नहीं बातें, सब ऐसे ही भाषण देते हैं। पर साहब, हम तो हरिजन होते हैं। यानी हरिजन होकर तुम सोसाइटी में शामिल नहीं हो सकते? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सब जाति के लोग मेंबर बन सकते हैं और सबको बराबर के अधिकार मिलेंगे। अधिकार हमें नहीं जानते साहब। करत दिलाओगे तो बात करो। साहब, घबराना नहीं, हम तुम्हारी पार्टी का वोट देंगे। जरा चुप हो जाइए। हमसे किसी को कर्जा नहीं मिलने वाला है और ना ही हम किसी पार्टी की ओर से वोट मांगने आए हैं। करत नहीं दिलाओगे तो तुम्हारी सिसोटी किस काम की? साहब, हम सब गरीब मानस है, पैसा तो જોઈએ ना। पैसा नहीं देते तो पची देड़ा दड़ा। देखो, हम ये चाहते हैं कि तुम लोग अपने पैरों पे खड़े हो जाओ।
तुम्हें औरों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़े। आखिर तुम भी तो इंसान हो। अपनी मेहरबानी साहब, पण बातियों से गरीबी कमती होती क्या? हमेरी समझ में एक बात आती है, रोकड़ा और कुछ नहीं। इसरा मेरे को कर्जा देता है, कम दिलवाओगे? लगता है हम जो कुछ कह रहे हैं वो तुम्हारे समझ में नहीं आ समझ में आ गया। बहुत जल्दी समझ में आ गया। समझदार तो आप हैं ही सब, तभी तो मुझे आपसे इतना प्रेम। तो कॉर्पोरेटिव फार्मिंग सिस्टम, हम जितना भी प्रोड्यूस कर रहे हैं हम जाके औरों को दे देते हैं, मंडी को दे देते हैं, ट्रेडर को दे देते हैं, या कंपनियां आके हमसे डायरेक्टली ले जाती हैं। मगर इस कॉर्पोरेटिव फार्मिंग में हम खुद ही उगाएंगे और उसको खुद ही बेचेंगे। हम किसी तीसरे व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे बेचने के लिए। अमूल को आप जानते ही हैं सब, तो दूध भी अमूल के किसान खुद ही उगा और खुद ही बेचते हैं और संपन्न है। इसी प्रकार हम किसान हर खेती खुद ही मार्केट तक पहुंचाएंगे और इसकी सप्लाई चेन बनाएंगे। हम देखेंगे आगे कैसे बनाएंगे। और एक बार हमने सप्लाई चेन बना ली, उसके बाद हम कॉर्पोरेटिव फार्मिंग करेंगे। जैसे हमने देखा कि एक खेत में 4 लोग कर रहे हैं और 100 एकड़ में 400 लोग कर रहे हैं। मगर कॉर्पोरेटिव फार्मिंग जब हम करेंगे तो 3-4 लोग ही आपके 100 एकड़ की जमीन को फार्म करके आपको पैसा देंगे। आप फ्री हो जाएंगे, आप अन्य काम करिए, यानी नौकरी पकड़ेंगे। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि आप फिर और क्या काम करेंगे। अगर खेती नहीं करेंगे तो आप क्या काम करेंगे। तो खेती तो समझिए आपकी जैसे किराए पे हो गई, उससे तो आपको इनकम आती रहेगी खेत से। आपको चिंता करने की, जितना आप खुद कमाते थे आज तक उस खेत से, उससे ज्यादा आपकी ये मिली जुली सरकार, जिसे कहते हैं कॉर्पोरेटिव आपको कमा के देगी। क्योंकि आप सबकी जमीनें जुड़ जाएंगी, पर हेक्टेयर यील्ड बढ़ जाएगी। 2-4 आदमी 100 एकड़ की खेती बाड़ी कर सकेंगे, 400 आदमियों की जरूरत नहीं होगी। समझ रहे हैं, देख रहे हैं आप आगे कैसे। तो सबसे पहले फार्मर से कस्टमर तक हमें पहुंचानी है चीज, ठीक है। अभी के सिस्टम में देखिए, एपीएमसी मंडी के अंदर मानिए हम गेहूं इसकी मक्की की बात करेंगे, मक्की बिक गई 7 रुपए किलो, 8 रुपए किलो, ठीक है। मैन्युफैक्चरर के पास गई, उसने निकाली फैक्ट्री से 25 रुपए किलो में, होलसेलर ने बेची 40 रुपए में और वही रिटेल हुई 70 रुपए में। तो 7 रुपए में खरीदी हुई चीज 70 रुपए में, 80 रुपए में रिटेल हो रही है आज के टाइम पर। और कॉर्पोरेट मंडियां आई गई हैं। तो अभी तो आपको ठीक रेट देंगे जैसा आप जानते हैं, बाद में रेट कम कर देंगे जैसा हमने देखा है। तो फिर वही मक्की का रेट आपको 5 रुपए मिलेगा। और अब ये देखिए, मंडी भी उनकी, फैक्ट्री भी उनकी, सप्लाई चेन भी उनकी, और रिलायंस मतलब रिलायंस जियो या कोई भी मान लीजिए अन्य रिटेल स्टोर्स भी उनके, ई कॉमर्स भी उनका। तो आपसे 5 रुपए में खरीदी हुई चीज वो 150 रुपए में बेच रहे हैं, हाई क्वालिटी बोल के, अच्छी पैकिंग करके, ठीक बात है। तो अभी के सिस्टम में 7 रुपए की चीज 70 रुपए में, 80 रुपए में बिक रही है। प्राइवेट मंडी सिस्टम में 5 रुपए की चीज 150 रुपए में बिकेगी। सब प्राइवेट चीजों का हमने हाल देखा ही है क्या होता है, हॉस्पिटल्स का, स्कूल्स का, किसी भी प्राइवेट चीज का। और तीसरा सिस्टम फार्म कार्ड मंडी, फार्म कार्ड सिस्टम। इसमें फार्म कार्ड की मंडियां होंगी, फार्म कार्ड की फैक्ट्री होगी, मतलब कॉर्पोरेट मंडी, कॉर्पोरेट फैक्ट्री, और कॉर्पोरेट होलसेलर एंड कॉर्पोरेट रिटेल। जिस तरह से प्राइवेट वालों का सब कुछ अपना था, इसी तरह कॉर्पोरेट वालों का हमारा सब कुछ अपना होगा। 20 रुपए किसान को मिले, जहां 5 और 7 रुपए मिल रहे थे, 20 रुपए किसान को मिले। 40 रुपए फैक्ट्री, हमारी फैक्ट्री
40 रुपए फैक्ट्री से निकला, 60 रुपए होलसेलर से और 80 रुपए में मार्केट में गया। थोड़ा ज्यादा भी होगा तो कोई फर्क नहीं, सब कमा रहे हैं, किसान क्यों ना कमाए। तो एपीएमसी मंडी तो टाइम के साथ हट जाएंगी और रह जाएगी कॉर्पोरेट मंडी और हमारी कोऑपरेटिव मंडी, मतलब प्राइवेट मंडी और हमारी कोऑपरेटिव की मंडी। इन दोनों के बीच में कंपटीशन रह जाएगा। तो हम ही जीतेंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और जब हम जीतेंगे तो हम धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर्स को भी बाहर कर देंगे, पक्की बात है ये। प्राइवेट प्लेयर्स को बाहर करते ही सारी की सारी मंडियां हमारी, फैक्ट्री हमारी, प्रोसेसिंग हमारी, सारी फैक्ट्री हमारी, होलसेल हमारे और रिटेल भी हमारे। अब बाबा रामदेव भी तो कर रहे हैं, सारे प्रोडक्ट्स अपनी रिटेल पे बेच रहे हैं, है ना। एक बारी हमने सप्लाई चेन बना ली और उसके बाद हमने कॉर्पोरेटिव फार्मिंग भी कर ली, तो अगला कदम हमारा होगा फूड प्रोसेसिंग। इसी में है पैसा, बाकी सब तो आटा ही आटा है, माल तो इसी में है सारा। वो आपको पता ही है, जब हम आलू को चिप्स बना देते हैं तो साला 5 पैसे का आलू 20, 30, 40 रुपए में बिकता है, तो माल इसी में है। तो हमें फूड प्रोसेसिंग में तो घुसना ही पड़ेगा और हमें कॉर्पोरेटिव फूड प्रोसेसिंग में घुसना पड़ेगा। इसके बहुत सारे फायदे होंगे। तो जो हमने किसानों को फ्री करा कॉर्पोरेटिव फार्मिंग से, जहां 400 किसान 800 किसान खेती कर रहे थे, अब सिर्फ 4, 5, 6 किसान, 10 किसान, 20 किसान खेती करें। तो वो सारे लोग क्या करेंगे? वो सारे लोग इन फूड प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों में लगेंगे, इनके पहले पार्टनर बनेंगे, इक्वल पार्टनर, और फिर इसी में काम करेंगे। तो वर्किंग पार्टनर बनेंगे इसके अंदर, इक्वल वर्किंग पार्टनर। जो ये फूड प्रोसेसिंग कंपनी कमाएगी उसमें से बराबर हिस्सेदारी, और जितना आप काम करेंगे आपकी क्षमता के हिसाब से आपको पैसे। तो आपको काम भी मिल गया, आपको सैलरी भी मिल रही है, आपको प्रॉफिट भी मिल रहा है कंपनी से, और आपका वहां खेत तो लगा ही हुआ है जहां से आपको पहले से ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है। सिंपल स्कीम है और होगी ये, और कोई रास्ता ही नहीं। और हम अब आज एक साथ हैं, हम इसको करेंगे ही। जो लड़ाई लड़ रही चल रही है वो तो लड़ेंगे ही, और ये भी हम अब साथ साथ में करेंगे। एक ग्रुप अलग बनाना होगा जो इस पे अभी से काम करना शुरू कर दे। सब कुछ यहां से जाने से पहले हम ये कॉर्पोरेटिव को स्टार्ट करेंगे, और इसका आगाज करके ही हम यहां से जाएंगे। ठीक है, वादा है? चलिए और देखते हैं, इसके बारे में और डिटेल में बात करेंगे। देश भर में आनंद पैटर्न को अपनाने की वजह से आज हम ऑपरेशन फ्लड को कामयाब कर पाए हैं, जिसे श्वेत क्रांति कहते हैं, और भारत दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश के रूप में सामने आया है। अमूल में दूध की हर एक बूंद जिसे गांव वाले लाते हैं, उसका इस्तेमाल उपभोक्ता के लिए कुछ खास चीज बनाने में किया जाता है। ये सिर्फ नए उत्पाद बनाने के बारे में नहीं है, ये लोगों के जीवन के साथ जुड़ने के बारे में, और वो किसानों के लिए जो आर्थिक स्वतंत्रता लाते हैं उसके बारे में है। वाजिब दामों पर उपभोक्ताओं की जरूरतों को पूरा करना और उनके लिए बेहतर उत्पाद लाना, यही हमारा लक्ष्य है। यहाँ गुणवत्ता जीवन की रीत है। इस बड़े से कलेक्शन, प्रोसेसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की हर पायदान पर स्वच्छता का सर्वोच्च स्तर कायम रखा जाता है। प्रतिदिन 10 लाख लीटर का उत्पादन देने वाला गांधीनगर का मदर डेयरी प्लांट भारत का सर्वाधुनिक डेयरी प्लांट है।
जिसने प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के सर्वश्रेष्ठ स्तरों को सामने रखा है। इस्तेमाल में आसान टेट्रा पैक्स कोऑपरेटिव डेयरी को प्रतिस्पर्धियों से बेहतर बनाता है। अमूल के पास है एशिया का सबसे बड़ा पाउडर मिल्क प्लांट। दुनिया में पहली बार अमूल में ही भैंस के दूध को प्रोसेस किया गया था, जो कि अमूल अभियान में एक बहुत बड़ी तकनीकी सफलता थी। गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन या GCMMF इसी सिद्धांत के आधार पर चलता है कि किसानों की वजह से आज उसका अस्तित्व है और उसका भविष्य किसानों के भविष्य पर आधारित है। यहाँ बोर्डरूम के सारे निर्णय सामाजिक कार्यों को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। मुस्कुराती हुई अमूल गर्ल इन्हीं विचारों को सरल रूप से प्रदर्शित करती है। अमूल लगातार नए आविष्कार कर रहा है और अपनी ब्रांड इक्विटी को जिस तरीके से बढ़ा रहा है वो कोई किताब या मार्केटिंग गुरु भी नहीं सिखा सकता। आज लाखों लोग अमूल इस्तेमाल करते हैं। वो अपने अनोखे उत्पादों के रूप को पीछे छोड़ आज भारत का दिल बन बैठा है। और अब एक नई चीज सामने आई है जिसे कहते हैं अमूल पार्लर्स। ये पार्लर्स नौजवानों के लिए लाइफस्टाइल हब्स बन चुके हैं और बड़े बुजुर्ग भी यहाँ आकर ढेर सारे अमूल प्रोडक्ट्स का मजा ले सकते हैं, सब कुछ एक ही छत के नीचे। हर दिन अमूल 26 लाख से भी ज्यादा किसानों से दूध इकट्ठा करके उसे ब्रांडेड पैकेज प्रोडक्ट्स में बदलकर देश भर में 5 लाख से भी ज्यादा रिटेल आउटलेट्स में पहुंचाता है। एक बेहतरीन डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होने के नाते वो किसी भी दूर दराज के इलाके में भी एक जैसी गुणवत्ता के उत्तम प्रोडक्ट्स पहुंचाता है। उत्तर भारत में कश्मीर के सुंदर दल सरोवर से लेकर दक्षिण भारत के केरल के शांत समुद्री तटों तक। मैं केरल के एर्नाकुलम जिले का अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। यहाँ के लोग आंख बंद करके अमूल के प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, उन्हें इस पर पूरा भरोसा है। जब अमूल ने समुद्र पार विदेश में कदम रखा तब शुरू में वो विदेश में बसे उपभोक्ताओं को सेवाएं देने के लिए था, जो अपने बचपन के स्वाद को वापस पाने के लिए बेताब थे। धीरे धीरे सारी दुनिया भारत के स्वाद को पहचानने लगी। अमूल के प्रोडक्ट्स को अंतर्राष्ट्रीय प्रोडक्ट्स के साथ दुनिया के सबसे बड़े मॉल्स में देकर वाकई बहुत अच्छा लगता है। मैं अमूल पिछले 5-6 महीनों से इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वाकई बहुत अच्छा है। मैं हमेशा इसे अपने घर में रखती हूँ। अमूल बटर सिंगापुर का सबसे अच्छा बटर। जब से हमने अमूल के प्रोडक्ट्स दुबई में लॉन्च किए हैं, मानो चमत्कार सा हो गया है। हर महीने हम 3,70,000 लीटर दूध बेचते हैं। हमारे ज्यादातर ग्राहक विदेशी हैं और भारतीय भी हैं और उन सबको अमूल के प्रोडक्ट्स बहुत ही पसंद है। सिंगापुर में जब से अमूल दुबई में आया है तब से मैं इसे इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये बहुत अच्छा है। हमारे 57 आउटलेट्स में हम अमूल के प्रोडक्ट्स बेचते हैं और भारतीय होने के नाते मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि अमूल के स्वाद को सिर्फ भारतीय लोगों ने ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों ने अपनाया है। कुछ किसानों ने इकट्ठा होकर एक असरदार ब्रांड कैसे बनाया। ब्रांड जिसे वाकई कहा जा सकता है टेस्ट ऑफ इंडिया। एक बड़ा वैश्विक ब्रांड होने के बावजूद अमूल की जड़ें किसान समाज से जुड़ी हुई हैं। बिक्री से कमाए जाने वाले हर एक रुपए में से 80 पैसे किसानों में बंटते हैं। इस श्रृंखला में गाय भैंस काफी महत्वपूर्ण हैं और उनकी अच्छी देखभाल की जाती है। यहाँ अक्सर मोबाइल वेटरनरी वैन्स देखे जा सकते हैं जो किसान को अपने घर पर ही पशुओं के स्वास्थ्य की सेवाएं मुहैया कराते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से पशुओं की उच्च प्रजाति पाई जा रही है। पशुओं का चारा कैटल फीड प्लांट में तैयार होता है जो प्रोटीन से भरपूर पौष्टिक चारा होता है। इस संतुलित आहार की वजह से ज्यादा मात्रा में और अच्छी गुणवत्ता का दूध मिलता है, जिससे बनने वाले प्रोडक्ट्स में वो नजर आता है। अमूल में काम करने वाले लोग उसका अहम हिस्सा हैं। 25 लाख गांव वाले जो दूध पहुंचाते हैं, इस करोड़ों लीटर के सहकारी संस्था के मालिक हैं।
अमूल वाकई एक अनोखा ब्रांड है, एक ऐसा ब्रांड जिसका इतिहास भारत की आजादी से जुड़ा हुआ है, एक ऐसा ब्रांड जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है और नौजवानों को लगातार इस अभियान के लिए तैयार कर रहा है। आज 25 से भी ज्यादा सालों से इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट यानी इरमा नौजवानों को तैयार कर रही है, जिसमें विद्या डेयरी भी शामिल है जो उन्हें प्रशिक्षण देती है। साथ मिलकर वो अमूल का विकास और व्यवस्थापन कार्य देखते हैं। तो एक बार हमने कॉर्पोरेट सप्लाई चेन बना ली, कॉर्पोरेट फार्मिंग कर ली और फूड प्रोसेसिंग में घुस गए। देखिए, कोई भी देश, कंपनी 5 साल 10 साल की प्लानिंग करती है, तो ये हमारी 5 साल का प्लानिंग है और एम है हमारा कि ये पूरा सिस्टम हमने 5 साल के अंदर पूरे देश में और पूरी तरीके से लागू हो, तो तैयार हो जाइए आप सब। तो हमने फूड सप्लाई चेन बना ली, फूड कोऑपरेटिव फार्मिंग कर ली, प्रोसेसिंग कर ली। अब अगला कदम क्या? अगला कदम है रामदेव मॉडल। जैसे रामदेव जी ने सारे के सारे प्रोडक्ट्स बना रहे और मार्केट कर रहे हैं, ऐसे वो अकेले कर सकते हैं, तो हम सब मिलके क्यों नहीं कर सकते? ऐसे ही हम सब मिलके सब प्रोडक्ट्स बनाएंगे और सब प्रोडक्ट्स मार्केट करेंगे और अगले 5 साल के अंदर अंदर हर किसान गरीबी से बाहर आना चाहिए। एक अच्छी, सम्मानजनक, चिंताजनक, सुखदायक जीवन हर किसान को इस देश में मिलना ही चाहिए। जब अन्य देशों में मिल रहा है तो इस देश में क्यों नहीं? हमारा लक्ष्य है किसान को बेहतरीन जिंदगी देना अगले 5 साल में। वादा है आपसे। अब देखते हैं फाइनल मंडी, फार्म कार्ड मंडी कैसे बनेगी? मंडी भी तो चाहिए हमें। मंडी, अब हम ट्रेडर्स को भी नहीं भूल सकते, ट्रांसपोर्टर्स को भी नहीं भूल सकते, लेबर, कस्टमर, हमें किसी को भी नहीं भूलना। तो शुरू करते हैं ट्रेडर लोगों से। तो ट्रेडर लोगों, ध्यान से सुनिए, फार्म कार्ड मंडियां आप ही लोग फंड करेंगे। वो फार्म कार्ड मंडियों में आप भी फंड करके उन्हें बनाएंगे और आप उनसे कमाएंगे। अभी आपको डर है कि ये एपीएमसी मंडियां बंद हो जाएंगी तो हम कहाँ जाएंगे? सीधी बात है, सीधा कंपनी खरीदेगी, आप बेरोजगार कहाँ जाएंगे? तो आपको भी तो बेरोजगार चाहिए, आपके भी तो परिवार पालने हैं, आप भी तो इस देश के अच्छे सिटीजन हैं। तो आप मिलके कोऑपरेटिव मंडी की फंडिंग करेंगे, फार्म कार्ड मंडी आप फंड करेंगे और आप ही जो सर्विस आज तक प्रोवाइड करते आए हैं उसी प्रकार से सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, वैसे ही कमीशन लेते रहेंगे, वैसे सर्विस प्रोवाइड करते रहेंगे, वही काम करते रहेंगे। ठीक? और ये मंडियां भी एक तरीके से आपकी ही हो जाएंगी, मतलब आपकी तो नहीं होंगी, होंगी तो कोऑपरेटिव की ही। ये है कि आपने उसमें इन्वेस्ट करा है। और याद रखिए, कानून होंगे कोऑपरेटिव के, वो आप भी मिलके बनाएंगे और सब पूरी कोऑपरेटिव, सारे किसान, सब लेबर, सब ट्रांसपोर्टर मिलके बनाएंगे। तो जो भी कानून होंगे उस कानून के जरिए चलेंगे। मगर यह है कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, प्राइवेट मंडियां आ भी गई, मगर आपके पास ये फार्म कार्ड की मंडी है और सारे किसान आपके साथ है, चिंता ना करिए। दूसरे हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टरों की। मंडियां होगी हमारे पास, ट्रांसपोर्टर, जितने भी अभी के ट्रांसपोर्टर हैं उनको भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप भी कोऑपरेटिव के साथ जुड़िए और अपना काम जैसे है वैसे ही चलाइए। प्राइवेट मंडियां आए, अपनी प्राइवेट ट्रक्स लाए और वो जो करना चाहें वो करें, अपनी कॉस्ट घटाने के लिए, अपनी सप्लाई चेन बेटर करने के लिए। मगर हमारी कोऑपरेटिव में जितने भी प्रेजेंट ट्रेडर हैं, जितने भी प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर हैं, वो सब एक साथ मिलेंगे और नई इन्वेस्टमेंट के जरिए ओपन मार्केट और
फार्मर इन्वेस्टमेंट के जरिए हम और ट्रक्स भी ले सकते हैं। इसमें किसान इन्वेस्टमेंट करके और ट्रक्स कोऑपरेटिव के लिए ले सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स विल बी फंडेड बाय फार्मर्स। जैसे मंडी को फंड करा किसने? आढ़तियों ने और ट्रेडर्स ने और ये सर्विस प्रोवाइडर्स ने। ट्रांसपोर्ट को फंड करा प्रेजेंट ट्रांसपोर्टर्स ने और ओपन मार्केट। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स फंड करेंगे किसान और किसान के परिवार ही, मुख्यतः किसान ही इसको फंड करेगा। जितना भी आपके पास थोड़ा पैसा हो, 50,000 हो, लाख हो, आप आइए उसके अंदर लगाइए और उसी में काम करिए। तो इक्वल शेयरिंग पार्टनर आप बनेंगे, वर्किंग पार्टनर। सैलरी भी मिलेगी और प्रॉफिट भी। जितना कंपनी कमाएगी उसमें आप इक्वल भागीदार होंगे और अपनी क्षमता के साथ सैलरी होगी। तो इक्वल इन्वेस्टमेंट, इक्वल प्रॉफिट एंड सैलरी अकॉर्डिंग टू स्किल्स। ठीक है जी, 3 चीजें हमने कवर कर ली। चौथा है, ये भी जरूरी है, वेयर हाउसिंग, कोल्ड हाउसेज, मतलब कोल्ड स्टोरेज चाहिए, वेयर हाउसेज चाहिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए और ई कॉमर्स चाहिए। ये सारा नेटवर्क, देखिए ये सारे नेटवर्क को फंड करेगा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इन इंडिया में और सब देशों में हम सुनते आए होंगे FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कंपनियां आएंगी और यहाँ पैसा लगाएंगी। यहाँ पर भी FDI होगा क्योंकि हमें वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स के लिए सिस्टम बनाने के लिए FDI चाहिए, पैसा चाहिए और सिस्टम की टेक्नोलॉजी चाहिए। ये फॉरेन वाले बहुत ही बढ़िया लाते हैं, मेरे हिसाब से फॉरेन की टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़िया है और उनका सिस्टम बनाने का तरीका। मगर इसमें की है कि इसमें जो FDI का पैसा आएगा ये किसान और किसान के परिवार जो विदेशों में रह रहे हैं, हिंदुस्तानी NRI जिन्हें कहते हैं, मगर किसान के परिवार और किसान जो बाहर गए हुए, बाहर भी बहुत किसान हैं जो वो ही पैसा लगा सकते हैं ये सिस्टम में। वेयर हाउस, लॉजिस्टिक्स और ई कॉमर्स कोऑपरेटिव के अंदर, फार्म कार्ड के अंदर सिर्फ फॉरेन किसान और उनके परिवार ही पैसा लगा। और कौन काम करेंगे? किसान और उनके परिवार ही इसमें काम करेंगे। तो पैसा भी वही लगा रहे हैं। पहले प्रोसेसिंग प्लांट्स में भी पैसा हमारे हिंदुस्तानी के किसान ने लगाया, इसमें पैसा फॉरेन के किसान और उनके परिवार लगा रहे हैं जो फॉरेन में रह रहे हैं हिंदुस्तानी, और इसमें भी काम। टेक्नोलॉजी पूरी की पूरी इसमें जो हमारे बच्चे बाहर पढ़े हुए हैं और यहाँ पढ़े हुए हैं वो मिलके इसको पूरा करेंगे। आजकल ई कॉमर्स में बच्चे बहुत आगे हैं, छोटे छोटे बच्चे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म खोलते हैं, इनमें बहुत आगे है। और वेयर हाउसिंग और कोल्ड स्टोरेज वगैरह के लिए बड़ी फंडिंग चाहिए। एक्सपोर्ट के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू बी हैंडल्ड बाय इंडियन एंड इंटरनेशनल NGOs। हम NGOs को, मतलब समाज सेवी संस्थाओं को इसके अंदर जोड़ेंगे। वो हमारे लिए रिसर्च करें, हमें समझाएं कैसे खेती करें, कौन सी खेती करें, किस टाइम पे कौन सी कंट्री में किस चीज की डिमांड है, उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। अब उन्होंने ऑलिव ऑयल बेचना हो तो देखो कितनी बढ़िया मार्केटिंग करके सबको ये सिखा देते हैं कि सिर्फ ऑलिव ऑयल ही सबसे बढ़िया, बाकी सब बेकार, और वो अपनी चीज पे। इसलिए ऐसे ही हमारे को टीम चाहिए, युवाओं की और ये NGOs की टीम चाहिए, जो हमारी इंटरनेशनल NGOs की टीम भी चाहिए। और हमारे साथ जुड़ेंगी, जरूर जुड़ेंगे, हम जोड़ेंगे इंटरनेशनल NGOs और इंडियन NGOs जो एग्रीकल्चर में काम करते हैं और पॉवर्टी में काम करते हैं, वो हमारी मदद करेंगे। ठीक है। फंडिंग कहाँ से आएगी? फंडिंग आएगी इंडियन मार्केट से और इंटरनेशनल ओपन मार्केट में। जब हम इंटरनेशनल ओपन मार्केट से फंडिंग लेंगे तो हमारे लिए आसान होगा, क्योंकि वो वहां पहले से ही बैठे और उन्होंने फंडिंग लगा दी, तो वो कोशिश करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा माल किसी तरह मंगवाएं और बेचें, ताकि वो भी कमाए और हम भी कमाएं। तो हमें इंटरनेशनल ओपन मार्केट में जाना जरूरी है एक्सपोर्ट के लिए।
और इसमें भी किसान ही काम करेंगे। हम हर चीज में हमारी यही कोशिश है, 80-90% किसान और उनकी परिवार ही सब सिस्टम में काम करें, और अन्यथा उनको वो कला स्किल नहीं आती तो हम बाहर से कर सकते हैं। तो अब देखिए, हमारी मंडी हो गई, हमारे टैक्स, हमारा ही कॉमर्स, हमारे ही बिचौलिए, सॉरी आपको बिचौलिए में, हमारे ही ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, हमारे ही कॉन्ट्रैक्ट, हमारा कानून और हमारी एमएसपी, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारा ट्रांसपोर्ट, हमारी मार्केटिंग, हमारे एसेंशियल्स, हमारी लिमिट, हमारी मोनोपोली और हमारा रेट है। और हो सकता है आप लोग मानते हैं होगा। ये एक हमने अभी लिस्ट जारी कर दी है, इसमें आप एमएसपी कर रहे हैं। एमएसपी ओपन मार्केट से डिसाइड होता है या हम खुद किसान मिलके एमएसपी डिसाइड करेंगे। हमारी चीजें हम डिसाइड करेंगे, एमएसपी दुनिया के सारे प्रोडक्ट जो लोग बनाते हैं वही डिसाइड करते हैं, सरकारों को नहीं बोलते डिसाइड करने को। इसलिए हम भी एक आवाज में, एक कोऑपरेटिव के अंडर अपने एमएसपी डिसाइड करेंगे। ये धरती जो है, ये हम जो डालते हैं इसमें उसको अनंत गुणा करके देती है। हमने एक बीज डाला, 1 किलो सरसों डालते हैं, 4 महीने के बाद कितनी हो जाती है भाई? अब सरसों का वक्त आ रहा है, अभी सरसों पड़ेगी, अभी फिर अब सर्दियों में पकेगी, फिर 4 महीने के बाद, 5 महीने के बाद बढ़िया सरसों आ जाएगी। 1 किलो सरसों का कितना होता है बोलो? 1 किलो सरसों डाली खेत में, एक एकड़ में लगभग 1 किलो कितनी पड़ती है भाई? 1 से 1.25 किलो सरसों के बीज पड़ेंगे और लगभग 10 क्विंटल तक हो जाती है। अब कितना गुना कर दिया भाई? 1000 गुना। 1 किलो सरसों कितनी गुना हो गई? और सरसों के बुआई से लेकर के कटाई तक का कितना समय लगता है? 4 महीने। इन्वेस्टमेंट कितना हुआ? अब मैं आपको बिजनेस मैनेजमेंट सिखाता हूं। 1 किलो सरसों, ये इन्वेस्टमेंट हो गया। अब उसमें ठीक है, धरती थोड़ी उपजाऊ होनी चाहिए, खाद खुद थोड़ा सा डालना पड़ेगा, पानी डालना पड़ेगा, धरती अपनी होनी चाहिए। तो 1 किलो डाला, इन्वेस्टमेंट हुआ 1 किलो सरसों का। थोड़ा फिर उसमें वर्क लगता है, मेहनत लगती है, पानी लगता है, थोड़ा सा खाद लगता है, और 4 महीने के अंदर हमें उसका रिटर्न कितना मिला? 1000 किलो। इतना मल्टीप्लाई करके देती है। खेती को कोई ठीक से करे तो इतने कम इन्वेस्टमेंट में इतना ज़्यादा उसका रिटर्न, ये खेती के अलावा किसी दूसरे व्यापार में आज दुनिया में नहीं है। लेकिन उसके तौर तरीके सही होने चाहिए। कोई भी बिजनेस है, कोई भी प्रोसेस है, कोई चीज़ को प्रोसेस करने में 1 महीना, किसी को प्रोसेस करने में 1 दिन, किसी माने 1 दिन से लेकर के 1 महीना, और कुछ चीजें बनाने में 1 साल भी लग जाता है। टाइम को देखो, उसमें लागत को देखो, चीजों को ठीक से समझ के करें तो खेती को हम अच्छे से कर सकते हैं। खेती, ये मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, किसका? सरसों का। अब ऐसे लौकी का एक बीज डाल दो। अब हम पहुंच गए अपने आखिरी पड़ाव पर। आगे का रास्ता क्या है? 7-8 राउंड की बातचीत हो चुकी, कुछ निर्णय अभी तक निकला नहीं, और मेरी उम्मीद है कि मेरे अनुमान के हिसाब से आगे भी निकलना मुश्किल है। तो अब आगे क्या किया जाए? लड़ते तो हम रहेंगे ही अपनी बात मनवाने के लिए। मगर ये बात का हमें जरूर ध्यान रखना है कि किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए। हमें लड़ना नहीं है किसी भी हालत में, हमें अहिंसा नहीं करनी।
अपना हक लेने आए हैं और अपना हक लेके जाएंगे। उसके लिए अहिंसा की कोई जरूरत नहीं। और मैं सब किसानों से अनुरोध करूंगा, अब आज के बाद कोई भी व्यक्ति आत्महत्या नहीं करेगा। एक भी किसान अब इस देश में आत्महत्या नहीं करेगा। वादा करिए मेरे को, कुछ दिन रुकिए, सिर्फ मैं कह रहा हूं सिर्फ 2022 तक रुकिए, देखिए, उसके बाद चाहे जो करना है वो करिए। ये बस 1 साल दीजिए हम सबको, इस देश को, भगवान को 1 साल दीजिए सिर्फ, ये 2021 का। हम सब मिल के बदलेंगे अपनी जिंदगियां। इसी लक्ष्य से तो हम आए हैं। एक ही तो लक्ष्य है हम सबका, एक बेहतर जिंदगी। इसी लक्ष्य से तो हम जुड़े हैं सब एक साथ। जो इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करा है, एक ही इच्छा से खड़ा हुआ है कि हमें एक बेहतर जिंदगी चाहिए और हम एक बेहतर जिंदगी लेके जाएंगे। अपने साथियों को खो के नहीं जाएंगे, हाथ पैर तोड़वा के नहीं जाएंगे, लड़ेंगे नहीं, अपना नुकसान नहीं करवाएंगे, इससे तो हम और नीचे चले जाएंगे। तो हम लड़ेंगे नहीं, अहिंसा नहीं करेंगे, किसी का खून नहीं बहाएंगे और आज के बाद हिंदुस्तान में कोई आत्महत्या नहीं करेंगे। किसी को भी समस्या है, हमारे किसान नेताओं को फोन करिए, वो आपके पास मदद भेजेंगे। हम एक टीम बनाएंगे किसान नेताओं के साथ मिलकर, जिनको भी मदद चाहिए उनके पास मदद पहुंचेगी। अब कृपया इस वर्ष के लिए अपने आप को संभालिए, ठीक है। दूसरी बात, ये जलियांवाला बाग हमें फिर नहीं बनाना। जलियांवाला बाग में क्या हुआ था? किसने मारा सबको? आप बोलेंगे जनरल डायर ने मारा, पर जनरल डायर ने नहीं मारा, हिंदुस्तानियों ने हिंदुस्तानी को मारा और नाम आ गया जनरल डायर का। इस बारी वो नहीं होना चाहिए। इस देश में इस बारी जवान किसान को नहीं मारेगा, ये वादा करेगा जवान। इतना बेवकूफ नहीं है, इतना अंधा नहीं है जवान, समझदार है, हर तरीके से अपनी जान की बाजी लगा रहा है इस देश के लिए। जब 60 करोड़ व्यक्ति इस देश के एक चीज चाहते हैं, तो क्या आप उन्हीं पे वार करेंगे? वादा करिए कि इस किसान पे जवान हाथ नहीं उठाएगा। पुलिस वादा करेगी कि जवान पे नहीं हाथ उठाएगी। ये प्रजातंत्र है और प्रजा ये चाहती है। आप एक व्यक्ति के कहने पे ये ना करिए प्लीज। मेरे को सब पुलिस वालों से हाथ जोड़ के विनती करता हूं, कमिश्नर से, डीएसपी से, डीजी से, प्लीज, ये सब आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी तो कस्टमर हैं, आप भी तो इस देश के सिटीजन हैं, आपके बच्चे भी तो खाते हैं यही खाना, आप इन्हीं पे मार रहे हैं। प्रजातंत्र होके प्रजा को मार रहे हैं, ऐसा ना करिए। एक व्यक्ति के कहने पे अपने ही भाइयों को, अपने ही किसानों को, इनमें से बहुत सारे लोग आपके भी, आप भी किसान ही हैं, पुलिस भी किसान ही बनते हैं, जवान भी किसान ही बनते हैं। मैं तो आप जवानों को और पुलिस को और सबको किसान ही मानता हूं। आपका मूल तो किसान ही है। आप ऐसा मत करिए प्लीज। भाईचारे से, प्रेम से, कई बारी उल्लंघन भी करना पड़ता है। हमारे बच्चे भी माँ बाप का उल्लंघन कर देते हैं। कुछ गलत बात होती है तो उसके लिए खड़ा होना सीखिए। सिर्फ ऑर्डर मानना ही आपका काम नहीं। आप पहले इंसान हैं, फिर देश के वासी हैं, फिर एक परिवार के हेड हैं, तीसरे चौथे नंबर पे आपका पुलिस या मिलिट्री का नंबर आता है। और आपका काम है दुष्टों को सजा देना, देश के
अंदर जो घुसने की कोशिश करे उनको सजा देना, ये भोले भाले कमजोर देशवासी किसान जो हमेशा से ही मरे हुए उनको आप और मार रहे हैं, ऐसा ना करिए। तीसरा मैं मोदी जी से कहना चाहूंगा, मोदी जी आप इस देश के पिता हैं इस टाइम। आपने जिंदगी में आपने शायद ग्रस्त जीवन नहीं जिया, इसलिए उनके मूल्य आप नहीं सीख पाए। एक पिता को बहुत बारी अपने बच्चों के आगे झुकना पड़ता है, यही ग्रस्त जीवन सिखाता है, और ऐसी बहुत बातें सिखाता है ग्रस्त जीवन। मगर आप शायद नहीं सीख पाए, आपने अपना जीवन समर्पित कर दिया इस देश को, अच्छी बात, मगर ये आपके बच्चे हैं और आप इन्हें माफ करना भी सीखिए और इनके आगे झुकना भी सीखिए। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बच्चे कई बार जिद करते हैं, उनके आगे झुकना पड़ता है, उनकी बात माननी पड़ती है, अपना अहंकार हटाना पड़ता है, यही एक पिता का फर्ज है। देखिए जब 60 करोड़ 50 करोड़ जनता सुखी हो जाएगी तो ये देश ही सुखी हो गया। मोदी जी आपका काम यही तो है, जनता की सेवा करना। आप आए इसलिए जनता की सेवा करना, और जब 50-60 करोड़ लोग एक आपकी एक बात से सुखी हो जाएंगे तो क्या परेशानी है। तो पहला मेरा अनुरोध है मोदी जी, इसको अहंकार पे मत लीजिए। मैं समझता हूं, मैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट, मैं समझता हूं आप जिस दुविधा में, मैं आपके साथ हूं, मगर इस बारी एक पिता के नाते बच्चों की जिद के नागे कैसा भी समझ लीजिए, बाप को अहंकार छोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो परिवार सुखी नहीं रहता। उनमें आपस में मतभेद हो जाते, बाप बेटे लड़ जाते, ऐसा ना करिए। दूसरा मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आपके ही फायदे के लिए और इस देश के फायदे के लिए, आपका इतना बड़ा नाम है, उस नाम को मत डुबाइए। दूसरा मेरा अनुरोध है कि ये कोऑपरेटिव फार्म कार्ड कोऑपरेटिव बनाने में हमारी मदद कीजिए। 1 लाख करोड़ का फंड इस कोऑपरेटिव को इस देश के खजाने से दीजिए, और सारे मंत्रियों को मेरा अनुग्रह है, सारे चीफ मिनिस्टर्स को, सारे स्टेट के मंत्रियों को, कि इसको मजबूत करने में ये हमारा देश को मजबूत करेगा। हमारा देश मजबूत होगा तो हम मजबूत होंगे सब। दुनिया में कहीं भी खड़े होके सम्मान से हम कह सकेंगे हम भारत के वासी हैं। आज हर बच्चा, हर व्यक्ति फॉरेन जा रहा है, देश छोड़ के जा रहा है, आप जानते हैं ये बात। कितने हर एक को जाना है बाहर पढ़ने, कुछ और करने, अच्छी बात है तरक्की, मगर वो भाग रहे हैं। हमें इस देश को ऐसा बनाना कि लोग इसमें आए, भागे नहीं, और आप लोग ये कर सकते हैं। मोदी जी प्लीज हेल्प करिए, पैसे से, अपने पूरे सहयोग से। आपके पास बहुत शक्ति है, बहुत ताकत है, हम सब मानते हैं आप बहुत शक्तिशाली बन गए। इस शक्ति का इस समाज के कल्याण के लिए, उनकी बात मानने के लिए इस शक्ति का इस्तेमाल करिए, और ये कोऑपरेटिव और ये किसानों को हमेशा से जो ये दलदल में निकाल लीजिए हमेशा के लिए। तीसरा अनुरोध मेरा है अडानी, अंबानी और ऐसे सारे उद्योगपतियों को, गूगल को, फेसबुक को, माइक्रोसॉफ्ट को, इलॉन मस्क को, और ऐसे जितने भी उद्योगपति हैं, आप लोगों को भगवान ने बहुत दिया, नाम दिया, शौहरत दी, इज्जत दी, पैसा दिया, और इतना पैसा दिया। अंबानी जी आपके पास कम है क्या? अडानी जी आपके पास कम है क्या? टाटा जी, बिरला जी, विप्रो जी, सब आपके भगवान ने इतना दिया है। इस बारी प्लीज इन लोगों की मदद कर दीजिए। आपका बहुत थोड़ा एफर्ट से, थोड़े पैसे से, आपके सिर्फ कहने मात्र से लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। 50-60 करोड़ लोग आपको दुआएं देंगे।
और दूसरी तरफ मोदी जी और अडानी जी और अंबानी जी और सब लोग जी, हमारी इकोनॉमी डूब रही है, आप जानते हैं डूब रही है। आपके शेयर्स की वैल्यू भी कम हो गई, आपके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार हो रहा है, स्टॉक वैल्यू गिर रही है। कंट्री सबसे खराब रिसेशन से निकल रही है इस टाइम। लोगों के पास परचेजिंग पावर नहीं है। जब परचेजिंग पावर नहीं होगी तो आपके प्रोडक्ट्स कैसे खरीदेंगे? जब प्रोडक्ट्स नहीं खरीदेंगे तो आपके स्टॉक नीचे आना ही आना। एक टाइम पे माइक्रोसॉफ्ट, बिल गेट्स भी बहुत बदनाम हुए थे। उन्होंने फिलैंथ्रोपी स्टार्ट कर दी और आज बिल गेट्स और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन दुनिया की, मेरा ख्याल है, सबसे ज्यादा डोनेशन देने वाली और मदद करने वाली फाउंडेशन। तो आप भी ऐसा नाम कमाइए, पैसा तो आपने बहुत कमा लिया, प्रेम कमाइए, इज्जत, एक अलग तरीके की इज्जत लोगों के मन में। मैं तो आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, जो आपने गोदाम बनाए हैं, वेयर हाउसेस बनाए हैं, उनका दान कर दीजिए, अपने नाम से ही कर दीजिए। चाहे अडानी वेयर हाउस फार्म कार्ड कोऑपरेटिव, अंबानी वेयर हाउस फार्म कार्ड कोऑपरेटिव, सदियों सदियों तक लोग आपको दुआएं देंगे, पुश्ते दर पुश्ते आपको दुआएं देंगे कि आपने इतने लोगों का जीवन, उनको गरीबी से निकाल दिया, उनको बेहतर जीवन दिया। आपका प्रोडक्ट्स का बहिष्कार होना बंद हो जाएगा। और मोदी जी, सबसे ज्यादा समस्या में तो इस टाइम आप भी होंगे। जब देश इतने बड़े रिसेशन से निकल रहा हो, दुनिया इतने बड़े रिसेशन से निकल रही हो, परचेजिंग पावर खत्म हो गई, इतना ज्यादा कर्जा चढ़ गया, जीडीपी से 2-2.5 गुना कर्जा चढ़ गया, तो कहां जाएगा देश? मर जाएगा, मर ही रहा है देश, आप भी जानते हैं। तो एक ही की है इसमें इस टाइम के परचेजिंग पावर बढ़ाई जाए। हेलीकॉप्टर से पैसे फेंके गए थे अमेरिका में भी एक रिसेशन में, ताकि परचेजिंग पावर वापस आए लोगों की। ऐसा ही कुछ टाइम अब है। आप इंडस्ट्रियलिस्ट को पब्लिक पे पैसा फेंकना पड़ेगा, तब वो वापस आपका माल खरीदने लगेंगी और ये इकोनॉमी रोल होने लगेगी। नहीं तो डेड है इकोनॉमी और परचेजिंग पावर। सबसे ज्यादा नुकसान इंडस्ट्रियलिस्ट का ही होगा, और शायद ना भी हो, पता नहीं। मगर मेरी यही गुजारिश है आप सब से, बिल गेट्स से, अंबानी जी से, अडानी जी से, गूगल जी से, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, मदद करिए, किसान की मदद करिए और इस जिंदगी में कुछ अच्छे काम करके जाइए। वैसा तो आपने बहुत कमा लिया। इस देश को उस स्थान पे मत ले जाइए जहां सीरिया बन जाइए। जब देश के लोग सिविल वॉर या किसी भी तरीके से आपस में लड़ने लगते हैं तो फौरन लोग इसका फायदा उठाते हैं, दोनों साइड को फंड करते हैं ताकि हम आपस में लड़ें, इकोनॉमी तोड़ें, खुद को तोड़ें और फिर और कर्जे ले और कमजोर हों। आप जानते हैं मोदी जी ये सब। प्लीज इससे हम सबको बाहर निकालिए। ख्यालों से नहीं, गोलियों से नहीं, बारूद से नहीं, ख्यालों से जीती जाती है। सुना होगा आपने बहुत बार। तो आज भी कुछ ख्यालों पे ये जंग जीत ली जाए, कुछ प्रेम से, कुछ दया से, कुछ करुणा से। ये जंग गोली और बारूद से नहीं जीती जा सकती, दोनों तरफ से नहीं जीती जा सकती। ना आप जीत सकते हैं, ना किसान जीत सकते हैं, दोनों ही हारेंगे। तो दोनों को जिता दीजिए। आप सबसे मेरी विनती है, दोनों को जिता दीजिए। और मेरे किसान
नेता लोगों को मेरी गुजारिश है कि ये फार्म कार्ड कोऑपरेटिव को बनाइए। जब मेरी जरूरत होगी मैं आपके बीच समक्ष हाजिर हूंगा, जब आप मेरे को बुलाएंगे। अपना एमएसपी घोषित करिए, हमारा प्रोडक्ट है, हमारा एमएसपी होगा। ये बिल्स हमें शक्ति भी देते हैं कि हम किसी को भी चाय बेचें, तो हम नहीं बेचेंगे किसी को, क्योंकि हमारे पास फ्रीडम है। हम किसी को भी चाय बेचें, हम किसी को नहीं बेचेंगे, हम खुद ही बेचेंगे सारा कुछ। हम जितना चाहे स्टॉक करना चाहे हम खुद ही स्टॉक कर सकते हैं। अब कोई गवर्नमेंट हमें नहीं बोल सकते कि आप इतना स्टॉक क्यों करो, आप इनको क्यों नहीं बेच रहे, उनको क्यों नहीं बेच। हम जिसको चाय बेचेंगे, जो हमें रेट देगा हम उसे बेचेंगे। तो ये फ्रीडम का हम फायदा भी उठा सकते हैं। तो अब हम मेरे को जब बुलाएंगे मैं आपके बीच समक्ष हाजिर होऊंगा। आज मुझे इजाजत दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे। अगली बारी हम बात करेंगे प्रजातंत्र की, मजा आएगा। सब्सक्राइब करना होगा तो कर लीजिए ताकि पता लग जाए आपको कब आया वीडियो। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। हम आप लोगों के लिए सरकार का पैगाम लाए हैं। अगर आप लोगों ने 24 घंटे के अंदर स्ट्राइक खत्म नहीं की तो सरकार एक्शन लेने पे मजबूर हो जाएगी। मिल्क कमिश्नर साहब, खरोड़ी साहब, एक्शन सरकार क्या लेगी? दूध परिवार अधिकार व्यापार है, दूध सहकार करतार हथियार है, दूध सुख दुख भूख प्यास और प्यार है, दूध खाब है दुआब है सवाल है जवाब है। जब बागों में बगान में खेतों में खदान में नदी में तालाब में। I have a suggestion, sir. Let us accept their demands. Are you out of your mind? No, sir. They are. उन्हें कोऑपरेटिव बनाने दें। देखते हैं कितने दिन चलेगी। युद्ध की रेखाएं खींची जा चुकी थीं। एक तरफ ताकतवर अंग्रेज हुकूमत और दूसरी तरफ मुट्ठी भर किसान। तुम सब लोग भी अच्छी तरह से सोचो। अगर तुम लोग जोखिम और नुकसान उठाने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूं। वल्लभ भाई, रोज रोज के मरने से एक दिन का मरना बेहतर।